पॉइंट समझ आ गया? डिलीवरेबल स्टेट में है और कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसके रिगार्डिंग, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, स्पेसिफिक गुड्स जो है, स्पेसिफिक गुड्स जो है वो आपके डिलीवरेबल स्टेट में कैसे आएंगे, ये भी डिसाइड कैसे होगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टास्क करने के लिए दिया हुआ है या फिर आपने बोला हुआ है कि मैं डिलीवरी तभी एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी जिस टाइम पे ये जो गुड्स है ये स्टेट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मछली लेने जा रहे हो, तो मछली लेने जा रहे हो, मछली तो तैयार बैठी है ना, उसको तो आप ले आओगे, जब तक वो इंसान सामने वाला इसको अलग से एक पैकिंग के अंदर नहीं डाल के देगा, पानी वाला जो पैकिंग होता है, मछली आती है ना ट्रांसपेरेंट पैकिंग, अगर कोई लेके आता है तो ट्रांसपेरेंट पैक होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर मछली होती है, वो डिलीवरेबल स्टेट है, ठीक है। वो मछली वहां टैंक के अंदर घूम रही है, वो डिलीवरेबल स्टेट नहीं है, ठीक है। तो आपको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर देखना पड़ेगा कि आपकी क्या कंडीशन है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लग रही है उस केस के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा और उसके बाद ही डिलीवरी आपकी कंफर्म हो सकती है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट जो देखो क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस। अब आपने देखा था प्राइस जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके मान लो कोई गुड्स हैं उनको असर्टेन करना था और उसके रिगार्डिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने देखा जैसे आपने वो कॉफी बीन्स वाला एग्जांपल लिया था ना, एक कट्टा कॉफी बीन्स या दो कट्टा या तीन कट्टा, ठीक है, वो डिसाइड कैसे होगा, जो आपका अरेंजमेंट था, जब वो डिलीवरेबल स्टेट के अंदर उस चीज को रखेगा, एज इन कि मतलब अब वो डिलीवरेबल गुड्स बन गए हैं, असर्टेन हो गए हैं, अब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए हैं, तो अगर प्राइस के असर्टेनमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई चीज आपको करनी है तो वो आपको पहले करनी पड़ेगी। आप डिलीवरी कर दोगे, उसके बाद तक अगर आपका प्राइस असर्टेन नहीं हुआ है तो जिस टाइम प्राइस असर्टेन होगा उस टाइम पे माना जाएगा कि डिलीवरी हो गई है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो आपने प्राइस सर्टेन अगर नहीं किया है और आपको करना था तो आपकी डिलीवरी वहां उससे पहले नहीं हो सकती, आपको प्राइस सर्टेन करना ही पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर प्राइस असर्टेनमेंट से? आगे बढ़ा जाए। अब देखो अनसर्टेन गुड्स की बात हो रही है, जो आपका बी पॉइंट था, ठीक है। आपके यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए थे, उसके अंदर पहला पॉइंट हमने कर लिया, सेकंड पॉइंट में हम आ गए हैं, वो है पासिंग ऑफ अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स का मतलब आपको क्या करना है, आपको पहले तो उसको असर्टेन करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन हमने पहले ही पढ़ ली है कि असर्टेन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो असर्टेनमेंट के रिगार्डिंग आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हो, और आपके कोई अगर ऑब्लिगेशन है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ असर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएशन। आपने डिस्क्राइब कर दिया, सामने वाले को डिस्क्रिप्शन दे दी गुड्स की, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, गुड्स आपके अलग करके निकाल दिए। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपके गुड्स जो हैं वो अब अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं, ठीक है। कुछ भी उनके रिगार्डिंग अगर एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीज हो रही है तो मतलब वो असर्टेन हो रहे हैं। असर्टेनमेंट किस बेसिस पे होता है, एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आपने 1 किलो चावल लेने हैं, तो वो ढेर में से 1 किलो चावल अलग जब निकालेगा तभी तो वो सर्टेन कर पा रहा है अनसर्टेन लॉट में से। उसमें आपको क्या पता कौन से दाने आने हैं आपके पास, जब उसने निकाल के अलग कर दिए तो आपको पता लग गया ये वाले दाने आपके पास आने हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अब देखो ये तो हो गया आपको चावल के अंदर क्योंकि सिमिलर होते हैं दाने। अब आपकी टी शर्ट्स होगी, जैसे टी शर्ट वाले लॉट में से आपने टी शर्ट्स निकाली थी, है ना, जब टी शर्ट 4 निकाल दी आपने तो आपने असर्टेन कर लिया है। आपने असर्टेन जब कर लिया है तो मतलब आपने उनको अप्रोप्रिएट कर लिया है खुद के साथ में, ये गुड्स तो मैंने खरीदने हैं, या फिर सामने वाले ने आपके लिए अगर करके दिया है तो वो गुड्स आप बता रहे हो कि ये गुड्स तो मैं इस इंसान ने खरीदने हैं, तो उसके लिए अलग मैंने निकालनी है, ठीक है। उस अलग निकालने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आप अप्रोप्रिएशन बोलते हो। हाँ, जरूरी नहीं है आपको अलग से निकाल के रखना पड़ेगा, आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे तो भी असर्टेनमेंट हो गया। तो इसके रिगार्डिंग आपके कुछ कुछ पॉइंटर दिए हुए हैं, क्या क्या एसेंशियल्स दिए हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए अनअसर्टेन गुड्स के रिगार्डिंग या फिर फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग। फ्यूचर गुड्स भी क्या होते हैं, अनअसर्टेन ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गुड शुड बी कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी, जो आपने डिस्क्रिप्शन बताया और जो क्वालिटी बताई है उसके रिगार्डिंग सूटेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुड मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई कंडीशन है डिलीवरी के रिगार्डिंग उस जिस स्टेट में आने चाहिए उस स्टेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुड मस्ट बी अनकंडीशनली, मतलब कोई कंडीशनल कंडीशन नहीं है उसके ऊपर, एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट इधर बाय डिलीवरी टू द बायर और हिज एजेंट टू द कैरियर। अब एप्रोप्रिएशन फाइनली कंप्लीट कब होता है, एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, क्या हो गया पीछे, एप्रोप्रिएशन आपका स्टार्ट कब हुआ, क्या हो गया, ये बंद करना है क्या, उससे नहीं हो रहा, क्या क्या चाहते हो बताओ तो।
एग्जॉस्ट बंद करना है, क्यों? तो आगे हो जा, थोड़ा सा साइड में दीवार पे आ जाए। हाँ चल कोई नहीं, ठीक है। हाँ गाइस, तो बेसिकली आपके असर्टेनमेंट स्टार्ट होगी जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आपकी असर्टेनमेंट पूरी कब हो जाएगी उसके रिगार्डिंग ये दिया हुआ है पॉइंट। आपकी असर्टेनमेंट पूरी होगी जब आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ दिया है, एज इन कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस थी वो आपने पूरी कर दी है डिलीवरी करने के रिगार्डिंग, या फिर आपने बेसिकली क्या किया है, डिलीवर टू द बायर और हिज एजेंट और द कैरियर। आपने या तो डिलीवरी कर दिया है सामने वाले को, या उसके एजेंट को डिलीवर कर दिया है, या फिर आपने जो कैरियर होते हैं ना, कैरियर जो होता है उसके अंदर आपने उसको डाल दिया है। वो अब आप वापस से विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो बेसिकली अब क्या कर रहा है, वो वहां पे जाके गुड्स पहुंचाएगा। अगर आपके पास राइट नहीं है विड्रॉल का, उसको आप बुला नहीं सकते हो। आपने जैसे क्या किया, आपने ऑटो वाला को रैंडम पकड़ा, ऑटो वाले को पैसे दिए, साथ में एक बंदा भेजा और बोल दिया कि वहां पहुंच जाए, ठीक है, और वहां आपने पहुंचा दिया। वो क्या हो गया, आपकी डिलीवरी होगी। आपने असर्टेन कर लिया था और असर्टेनमेंट करके आपने डिलीवरी कर ली, ठीक है। तो आपका असर्टेनमेंट एक्चुअली कब कंप्लीट हो रहा है, जब वो बेसिकली सामने वाले को पता लग रहा है और सामने वाले के पास वो गुड्स पहुंच गए हैं, मतलब कि डिलीवरी हो गई है। असर्टेनमेंट आपका कब हो रहा है कंप्लीट, जब आपने अप्रोप्रिएट कर दिया है गुड को, किसके साथ में, बायर के साथ में, या फिर बायर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ में। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज समझ आई। आगे पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय, इस कौन कौन कर सकता है, सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर, या फिर बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। मतलब एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन है ना। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, सामने वाले से कंफर्म कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद का प्रोसेस आप कंप्लीट कर लो, या फिर सामने वाले से पूछ लो डिलीवरी कहाँ करनी है, ठीक है। अगर आपने ये चीज कौन बता सकता है, ये सेलर बायर को भी बता सकता है, मतलब बता रहा है का मतलब वो पूछ रहा है, सामने वाला अपना असेंट दे रहा है, मतलब कंसेंट दे रहा है वो इस चीज के लिए। या फिर बायर सेलर को भी बोल सकता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। हाँ हाँ, तो असेंट जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक है। जो असेंट है आपका वो एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। ये चीज आपने देखी है कि कॉन्ट्रैक्ट को जैसे असेंट आप करते हो वैसे ही यहां पे कर सकते हो, अपने इम्प्लाइड और एक्सप्रेस व्यूज देके, ठीक है। मतलब आपने अपने एक्शन से भी डिस्क्राइब कर दिया या फिर बता के डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, कि आपने असेंट दे दिया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एसेंट में बी ईदर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, मतलब हुआ इसका, एप्रोप्रिएशन से पहले या बाद में भी आप असेंट दे सकते हो। कहने का मतलब है आपने बता दिया, सामने ने बोल दिया कि हाँ ये मेरे पास चीज अवेलेबल है, अलग कर दूंगा मैं, कोई नहीं, ठीक है चलेगा, बोलता हाँ ठीक है चलेगा। ये क्या हो गया पहले। बाद में मतलब उसने अलग करके दिखा दिया गुड्स, ये डिलीवर कर रहा हूँ, या घर पे पहुंचा के दिखा दिया कि ये वाले गुड्स चलेंगे, उसने बोल दिया कि चलेंगे। ये क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन के बाद की स्टेट आ गई। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। आपका असेंट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, प्रोसेस जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कंसेंट दिया या बाद में कंसेंट दिया। आपका प्रोसेस हो गया है, उसके रिगार्डिंग आपने कंसेंट दे दिया है, या फिर प्रोसेस होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपने कंसेंट दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। क्लियर। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अलग करते ही आप असर्टेन कर लेते हो, और असर्टेन करने से लेकर डिलीवरी तक की स्टेज को अपने क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट करने का मतलब क्या होता है, आपने मान लो इनकम है आपकी, इनकम का आप एप्रोप्रिएशन करते हो। आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है क्या कोई अकाउंट्स के अंदर, कौन सा अकाउंट होता है वो, उसका मतलब क्या होता है, बांटते हैं ना उसके अंदर, मतलब कि ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा है इसका। तो जो अनसर्टेन गुड में से जो आपने एक हिस्सा निकाल के दिया है वो किसका होना चाहिए, वो बायर का होना चाहिए। तो आप उसको स्टेट में ला के दे रहे हो कि अब तेरा हिस्सा हो गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाँ उसको बांट देना। बांटने का मतलब क्या, ये हिस्सा निकाल के उस इंसान तक पहुंचा देना जिसके साथ में इस चीज के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया गया। क्या हो गया पीछे, एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ आ गया, आ गया। पूछूं मैं क्या होता है एप्रोप्रिएशन और कब खत्म हो रहा है। मैंने चावल देने से सामने वाले को, सामने वाले ने फोन कर दिया मेरे को कि बासमती राइस चाहिए, मैंने चावल निकाल के अलग कर दिया, उसको तोल के रख दिया और साइड में रख दिया, एप्रोप्रिएशन हो गया क्या। चावल थे, चावल निकाल लिए, सामने वाले ने फोन में बोला कि बासमती राइस चाहिए 1 kg, मैंने चावल निकाल लिए, उसको वहां पे साइड में रख लिया, एप्रोप्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। मैंने कंसेंट तो लिया नहीं था कि बासमती में भी 3 वैरायटी है, कौन सी लोगे, ये इम्प्लाइड नहीं है। उसने बोल दिया कोई भी चलेगी तो इम्प्लाइड हो जाएगा। हाँ नहीं, अब देखो वो जब तक आप उसको डिलीवर नहीं कर देते या फिर गुड्स के रिगार्डिंग वो कंफर्मेशन नहीं देते, आपका एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। सही बात नहीं तो समझ ले इसको, हाँ ठीक है। आगे बढ़े अब, आपको प्रोसेस समझ आया, फर्स्ट पॉइंट समझ आया पूरा, कोई डाउट इसके अंदर। सेकंड पॉइंट
डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर। अब देखो डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर का मतलब क्या होता है, आपने ऊपर पढ़ा था ये चीज। अब इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे आपने कैरियर के अंदर गुड्स डाल दिए हैं डिलीवर करने के परस्पेक्टिव से, और उसके ऊपर अगर आपका कोई रिटर्न करवाने का राइट नहीं बनता। फॉर एग्जांपल आपने जो पैकेज था वो डिलीवरी स्टेट में डाल दिया और आपने इसको डीडीसीसी के थ्रू भेज दिया। अब वो जब रास्ते में है आप उसको कैंसिल करके वापस बुला सकते हो क्या? बुला सकते हो क्या? गुड्स जो है आपके जो डिलीवर हो रहे हैं वो आपके कैंसिल करके आप वापस बुला सकते हैं क्या? सेलर बुला सकता है क्या? देखो हो सकता है, बुला सके, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ, जहां पे उसका राइट नहीं है वहां पे ये मान लिया जाएगा कि कैरियज के अंदर जाने से भी आपकी डिलीवरी हो गई है कंप्लीट। जहां पे उसके पास विड्रॉ करने का राइट है, वापस बुलाने का राइट है, तब तक जब तक आपका गुड डिलीवर नहीं हो रहा है तब तक मान लिया जाएगा कि आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है। तो कैरियज से डिलीवरी तभी होगी जब आपका विड्रॉ करने का राइट नहीं है। जब आप उस गुड्स को अगर कैरियज के अंदर डाल दिया उसके बाद आप उसको वापस नहीं बुला सकते या वो चीज कैंसिल नहीं कर सकते, तब तक वो डिलीवर नहीं होगा जब तक ये राइट या तो आपके पास नहीं है या फिर आपने गुड्स एक्चुअली पहुंचा नहीं दी। आपके पास राइट था विड्रॉ करने का, आपने पर पहुंचवा दिया गुड्स, उसके बाद डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। समझ आ गया दोनों केस? आपके पास राइट नहीं है बैकफायर करने का, तो आपके कैरियज के अंदर जाते ही वो गुड डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, डिलीवरी हो गई है। ठीक है, बैकफायर मतलब आपने उसको विड्रॉ कर लिया गुड्स को, बैकफायर कर दिया, मतलब फायर तो आगे की तरफ, बैकफायर मतलब पीछे की तरफ ना। ठीक है, तो उस हिसाब से पीठ पीछे गोली वाला अलग हो जाता है। उसको भी बैकफायर बोलते हैं, हाइफन आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गुड सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। अब ये वो केस आ गया जहां पे आप सामने वाले के अप्रूवल के लिए गुड्स भेज रहे हो, ठीक है, या फिर आपने ये बोल दिया कि सेल कब होगी, जब आपका कंसेंट मिल जाएगा, जब आप इसको क्या कर लोगे, अप्रूव कर लोगे, नहीं तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये इसका मीनिंग समझ आया? ऐसे गुड्स डिलीवर होते हैं, ऐसे गुड्स डिलीवर होते हैं क्या? रियल लाइफ में देखा है आपने ऐसे गुड्स डिलीवर होते हुए कि आपने बेसिकली बोल दिया कि ये गुड है, मैं भिजवा रहा हूँ घर पे, पसंद आए तो रख लेना और पैसे भेज देना, नहीं तो वापस कर देना। होता है, होता है ना? ये चीज होती है। तो आपकी जो डिलीवरी है वो बेसिकली उसके रिगार्डिंग कंप्लीट कब होगी, जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। आपकी जो प्रोसेस है वो ट्रांसफर कब होगी, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कब होगी, जब सामने वाला उस चीज के रिगार्डिंग अप्रूवल दे देगा, कंसेंट दे देगा, तो उसके रिगार्डिंग है। अगर उसने अप्रूवल दे दिया और कंसेंट दे दिया तो वो गुड किसके हो गए? आपके हो गए, डिलीवरी हो गई। क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ह्यूमन है, ह्यूमन आएंगे नहीं गुड्स की कैटेगरी में, तो ये जो अपनी फालतू की बातें है बंद कर दो। ठीक है, दूसरी चीज थोड़ी सी क्लास में रिस्पेक्ट रख लो, है ना? नहीं नहीं, क्लास में थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लो चीजों की, फिर अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें सबके सामने मैं बोलूंगा, है ना? आपको अगर कोई फालतू की बात करनी है तो क्लास के बात करो, यहाँ पे मत करो। ठीक है, पर्सनली जाके पर्सनल स्पेस में कोई बात करनी है फालतू की करो, मेरे को कोई परवाह नहीं है आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अगर इस टाइम देख देख कमल, दूसरी बार हो रहा है ये, जो भी बोला है, जो भी बोला है कान में बोला है, बाहर आ गया ना, बाहर आ गया ना, सबने सुन लिया ना, क्या रह जाएगी तेरी फिर बता? तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ मैं, भले की बात कर रहा हूँ तेरी। अब 4 लोगों के बीच में तूने सुन ली मेरे से, 4 लोगों के दिमाग में आएगा ये तो ऐसी बातें करता है, कैसा लड़का है ये, आएगा कि नहीं आएगा? मत करा करो ऐसी हरकतें जिससे तुम्हें खुद को नुकसान हो। ठीक है, सामने वाले को तो मत पहुंचाओ नुकसान, खुद को भी मत पहुंचाओ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, तो आपकी जो सेल होगी और रिटर्न के, या फिर आप इसको रिटर्न कर दोगे, सेल कब होगी, जब आप कंसेंट दोगे, तो उसके रिगार्डिंग आपके 3 पॉइंटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर दिया हुआ है, देखो आपने अप्रूवल दे दिया है तो आपकी डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। अप्रूवल वाला केस आपको समझ आ गया? जहां पे अप्रूवल नहीं दिया जाएगा उस वो भी केस अपने देखेंगे। ठीक है, when he signifies his approval or acceptance to the seller or does any act adopting the transaction, मतलब आपने जरूरी नहीं है फोन करके बोला हो, आपने गुड्स रख लिए अपने पास, रख लिए और आपके पास पड़े हैं गुड्स, ठीक है, और आपने उनको खोल लिया। मान लो आपने जो टी शर्ट जो आपके घर पे आई, आप उसने टैग उतार दिया, आपने पहन ली और पहन के आप बाहर निकल के घूम रहे हो, तो आपने बेसिकली बता दिया ना कि आपकी डिलीवरी हो गई है अब कंप्लीट, आपने कंसेंट दे दिया है, अब पैसे आपको देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिए तो दे दिए तो अलग बात है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आ गया? इफ ही डज नॉट स्पेसिफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, then if a time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time and if no time has been given,
ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ रीजनेबल टाइम उस चीज की डिलीवरी मान ली जाएगी कंप्लीट हो गई है। कहने का मतलब कि आपने गुड्स दे दिए सामने वाले को, उसने ना कोई ऐसा एक्ट किया जिससे समझ आ रहा है कि उसने गुड्स रख लिए, या फिर ना उसने कंसेंट दिया, दोनों ही चीजें नहीं हुई। अब इन दोनों चीजें ना होने की वजह से आपको कैसे समझ आएगा कि उसने गुड्स रख दिया? अगर आपने कोई टाइम स्पेसिफाई करा है भाई हफ्ते भर में वापस कर देना, हफ्ता भर निकल गया उसके पास पड़े गुड्स, तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है तो रीजनेबल टाइम, अब आपने मान लो कि केले डिलीवर किए थे, केले तो खराब हो जाते हैं 2 दिन में, 2 दिन बाद वो दे रहा है तो मतलब वो वापस थोड़ा ना लोगे आप। रीजनेबल टाइम आपका फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या हो सकता है, गुड्स के बेसिस पे भी डिसाइड होगा क्या हो सकता है, आपकी ट्रांजेक्शन क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा क्या हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? अब मान लो जिसकी शादी है, ठीक है, शादी अगले दिन है, कपड़े तो चलो खराब नहीं होते, शादी अगले दिन है, आपने गुड डिलीवर करवाई, ये वाला चलेगा क्या? उसका जो शेरवानी थी वो खराब हो गया, आपने शेरवानी भिजवा दी, अब उसने शादी के बाद तक वो गुड के ऊपर कंफर्मेशन नहीं दिया, तो मतलब यही है ना कि शादी के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, वरना बता देता कि भाई ले ले वापस, नहीं चाहिए मेरे को ये, है ना? शादी से पहले तो बताएगा ना, जो पर्पस था वो तो फुलफिल होने से पहले बताएगा ना कि गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लियर है ये चीज? आपके गुड्स के टाइप पे भी डिपेंड करेगा, आपके अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपके जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं सारों को आप एक साथ लेके चलोगे तब आपको समझ आएगा रीजनेबल टाइम क्या हो। ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है? इफ, अरे शादी करवा दूं तेरी है he does something to the good which is, he does something to the good which is equivalent to accepting the goods, example he pledges or sells the good। आपने गुड्स भेजे, सामने वाले ने उसी को बेच दिया आगे, और आपने अप्रूवल के रिगार्डिंग भेजा, जैसे उसने बेच दिया आगे, उसने मान लिया ना कि ओनरशिप मेरे पास आ गई थी और ओनरशिप मेरे पास आने की वजह से मैंने इसको आगे सेल किया, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है। क्लियर है ये चीज? या फिर उसने प्लेज कर दिया। प्लेज कौन कर सकता है? जो उसका एक्चुअल ओनर है या जिसके पास राइट्स है उसके रिगार्डिंग। राइट्स कब आएंगे? जब वो एक्चुअल ओनर बन जाएगा, है ना? क्लियर है ये चीज? तो इससे समझ आ रहा है कि आपके राइट्स कब ट्रांसफर हो जाएंगे। आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसने आपने बेसिकली कंफर्मेशन दे दिया है कि अब ये गुड्स जो है मेरे हो गए। ठीक है? आपने गुड्स को ऐसे आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया या फिर प्लेज कर दिया या फिर किसी को दे दिया, ये बोल के कि मेरे गुड्स हैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा? आपने कंफर्मेशन दे दिया है। क्लियर है ये चीज? अब देखो हम वो देख रहे हैं कंडीशन, एक कंडीशन और दी हुई है आपके नीचे वाले पैराग्राफ में, उसने दिया हुआ है एक्सरसाइज डोमिनेशन। एक्सरसाइज डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? आपने गुड फेथ में आप उसके घर पे चले गए बंदे के जिसको आपने रिटर्न के बेसिस पे गुड्स दिए थे कि आपको एक्सेप्टेंस देनी है, आप एक्सेप्टेंस मानने चले गए, वो गुड्स के ऊपर ऐसे हाथ रख के बोल रहा है लेके दिखा वापस। ठीक है? तो अपनी डोमिनेंस बता रहा है ना वो, तो उसने बता दिया ना कि अब ये तो मैंने रख लिए हैं, तो अब मतलब सेल हो गया पूरे, वो पैसे नहीं दे रहा तो आप निकलवाने के लिए केस कर सकते हो। तो आपका सामने वाला पर्सन है जिसको आपने गुड्स भेजे थे ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर वो डोमिनेंस दिखा रहा है अपनी, तो उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है? आपका ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाए, कंफर्मेशन आपका मान लिया जाएगा। बट एक चीज देखो, अगर अपने सामने वाले ने सामने वाले ने मना कर दिया कि गुड्स जो है मैं नहीं ले रहा, मेरे को नहीं चाहिए, और उसने गुड्स वापस नहीं किए, तो उस केस में वो ओनर नहीं है, उस केस में वो ओनर नहीं है, वो उसकी ड्यूटी नहीं है गुड्स को वापस देना, आपको जाके लेके आने पड़ेंगे। अगर वो दे जाता है तो अलग बात है, अगर आपका अरेंजमेंट ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर वो खुद ही आके देगा तो अलग बात है, अदरवाइज उसकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है, कि वो रिटर्न करे। उसने बोल दिया है कि वो नहीं लेगा, उसको पसंद नहीं आए या उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप जाके ले लो। ठीक है? अब ऐसा थोड़ा होता है अमेजोन ने आपको कपड़े भेजे, अमेजोन ने आपको कपड़े भेजे अपने वेयर हाउस से, आपने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, नहीं किए, रिटर्न करें, अब बोले कि नहीं देने तो हम आए थे, रिटर्न करने तुम आओ, अब आओ तुम हमारे वेयर हाउस, अब वेयर हाउस कहाँ है पता ही नहीं, ठीक है, ढूंढ रहे निकाल रहे हो, अरे बैंगलोर था वेयर हाउस, तो वहां से क्या फ्लाइट पकड़े थोड़ा देने जाओगे वो गुड, है ना? एक टी शर्ट देने वापस थोड़ा जाओगे, रिटर्न करने कौन, रिटर्न देने कौन आ रहा है? वो इंसान आ रहा है, क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट ऐसा है। ठीक है? आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ा जाए। सेल ऑन कैश ओनली और रिटर्न। सेल ऑन कैश ओनली और रिटर्न का मतलब क्या है कि आपने अगर गुड्स रखने हैं तो हाथों हाथ पैसे दे दो, ये अगर आपकी कंडीशन है, तो आप जब तक पैसे नहीं दे रहे हो उन गुड्स के रिगार्डिंग तब तक सेल कंप्लीट नहीं हुई है। ये कंडीशन कहां पे डालते हो आप? अपने एग्रीमेंट के अंदर डालते हो। अगर आपने ये कंडीशन डाल रखी है, आपका अरेंजमेंट ये है कि जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक गुड ट्रांसफर नहीं होंगे, तो सामने वाले को रिटर्न करने पड़ेंगे। अगर सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो मतलब वो बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गुड, और रिटर्न उस केस के अंदर भी क्या है? आपको ही जाके लेके आना पड़ेगा अगर कोई अरेंजमेंट आपका नहीं है उसके रिगार्डिंग। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? आगे देखें, लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या होता है भाई? डिस्पोजल ग्लास वाला नहीं, उसका मीनिंग उससे रिगार्डिंग होता है, बट होता क्या है? डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? क्या क्या? निकाल देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। देखो, आपकी कोई ट्रांजेक्शन डिस्पोज ऑफ कब होती है? मतलब ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो जाए या ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाए। तो आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कब होगी? जब आपने गुड ट्रांसफर कर दिए और पैसे आपको
मिल गए हैं, है ना, तो आपकी ट्रांजेक्शन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, या फिर ट्रांजेक्शन को आपने कैंसिल ही कर दिया तो आपकी ट्रांजेक्शन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे किस केस की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है जहां पे आपने पैसे दे दिए या फिर जो भी कंडीशंस थी वो आपने फुलफिल कर दी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है, आप अपना राइट रिजर्व कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां पे आपने या तो मान लो कोई प्रेजेंट गुड है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बोल दिया कि भाई पैसे दे देना तभी गुड ट्रांसफर होंगे, तो आपने पैसे लिए तभी गुड ट्रांसफर होंगे। कोई फ्यूचर गुड है, उसके रिगार्डिंग आपने सामने वाले ने क्या किया कि वो पैसे देके चला गया कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, गुड्स मेरे पास आ जानी चाहिए जब भी तेरे पास आएंगे, 3 महीने के अंदर अंदर तुमने टाइम लिया है, 3 महीने के अंदर अंदर मेरे पास आ जाना चाहिए। तो वहां पे आपने क्या कर लिया, अपनी साइड से डिस्पोज ऑफ कर दिया आपने, ठीक है, मेरी लाइबिलिटी पूरी हो गई, अब आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा जो भी गुड है उसको, ठीक है। तो डिस्पोजल का राइट आपकी ना कंडीशंस जो है उससे रिगार्डिंग होगा, यूजुअली पैसे के रिगार्डिंग होता है कि पैसा आ जाएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपकी जो गुड्स ट्रांसफर करने के बाद में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है, जनरली ये होता है। एक बार रीड करते हैं इसको क्या दिया हुआ है। The section preserves the right of disposal of goods to secure that the price is paid before the property in goods passes to the buyer. क्लियर है, प्राइस पहले मिल जाना चाहिए उसको, फिर गुड्स अपने ट्रांसफर करते रहेंगे, या फिर डिलीवरी तभी होगी जब आपने ट्रांसफर कर दिया। पहले वाले केस से और इसमें डिफरेंस क्या है, सामने वाले के पास रिटर्न का राइट था, यहाँ पे रिटर्न वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ जनरल बात हो रही है कि आपने गुड ट्रांसफर ही नहीं किए जब तक पैसे नहीं मिल रहे, या फिर गुड ट्रांसफर करने के बाद ओनरशिप कब हो जाएगी, जब तक वो पैसे नहीं दे देता, है ना। क्लियर है ये चीज, वहां पे रिटर्न वाला सिनेरियो था नहीं, आपने गुड्स इसलिए नहीं दिए सामने वाले को कि वो रिटर्न करेगा, आपने गुड्स इसलिए दिए क्योंकि आपने सेल कर दिया है, रिटर्न वाला ऑप्शन ऐसे वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी जब आप पैसे ले लोगे और फिर गुड ट्रांसफर कर दोगे। आपने अपना राइट रिजर्व कर लिया, किसके रिकॉर्डिंग, आपने अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या जो भी आपका अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग राइट रिजर्व आपने कर दिया है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी इस केस के अंदर, जब आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी और एक्चुअली गुड ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, सर्कमस्टांसेस अंडर विच द राइट टू डिस्पोज ऑफ मे बी रिजर्व। कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पे ये चीज रिजर्व की जा सकती है, ठीक है। सेलर के रिगार्ड देखो, एग्रीमेंट में दिया हुआ है तो मतलब रिजर्व है ही, ठीक है, एग्रीमेंट में दिया हुआ है, उसके अलावा की बात हो रही है, ठीक है। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस सेलर इज प्रिज्यूम टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। प्रिज्यूम कर लिया जाता है, एज्यूम कर लेता है लॉ कि आपने अपना राइट जो है डिस्पोजल का वो इस केस के अंदर रखा हुआ है और वो चीज एग्जिस्ट कर रही है और वो चीज पूरी होनी चाहिए। कौन से केस से नीचे देखो दिए हुए हैं, दो पार्ट दिए हुए हैं। द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरियज एंड बाय द बिल ऑफ लैंडिंग और रेलवे रिसीट। देखो रेलवे वालों के थ्रू आप क्या करते हो, बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब पता है क्या होता है, बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब क्या होता है, बिल ऑफ लैंडिंग और रेलवे रिसीट्स का मतलब पता है क्या होता है। रेलवे रिसीट तो मैंने बताया था, बिल ऑफ लैंडिंग बताया था पहले। बेसिकली आप वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे और आप ओनरशिप मतलब आप पोजेशन ले लोगे उन गुड्स की, ठीक है, आप गुड्स को अपने पास ले लोगे। तो बेसिकली रेलवे रिसीट के अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई पैसा पे नहीं किया है तो प्रिजम्पशन रहेगी लॉ की इस केस के अंदर कि आपने अगर कोई पैसा नहीं दिया है तो आपको डिलीवरी से पहले देना पड़ेगा, भले ही आपने पहले एग्री किया था कि नहीं दिया था। यहाँ पे लॉ ये चीज प्रिज्यूम कर लेता है। बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब पता है क्या होता है, गुड्स को डिलीवर करते हैं उसके रिगार्डिंग रेलवे के अलावा अगर गुड्स को आपने कोई बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं तो बिल्टी देखा होगा किसने, बिल्टी बिल्टी देखा किसी ने, क्या होता है बिल्टी, वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर देता है कि आपकी डिलीवरी हो गई है कि नहीं हुई है, क्या स्टेट है गुड्स की, है ना। तो बिल्टी टाइप का डॉक्यूमेंट होता है। बिल्टी तो क्या एक्नॉलेजमेंट है, बिल्टी क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग नहीं है, वो उस टाइप का होता है। उसके अंदर क्या होता है, गुड्स की डिस्क्रिप्शन दी होती है, गुड्स के बारे में सब चीजें बता रखी होती है, सेलिंग के रिगार्डिंग गुड्स की चीजें बता रखी होती है। एंड वो बेसिकली डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो ओनर बन सकता है अगर वो पैसे दे दे तो गुड्स के रिगार्डिंग। तो बिल्डी बोल रहा हूँ, बिल ऑफ लैंडिंग जो है उस केस के अंदर और रेलवे रिसीट्स के अंदर ये लॉ खुद से प्रेज्यूम कर लेता है कि अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाई है तो भी हम मान रहे हैं कि ये कंडीशन थी कौन सी, डिस्पोज ऑफ करने वाली, डिस्पोजल वाली। डिस्पोजल का मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको ट्रांजेक्शन को डिस्पोज ऑफ करना है अगर आपको पोजेशन चाहिए तो। क्लियर है ये चीज। हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन बताता है वो, पर वो ओनरशिप भी बता रहा है कि आप अगर इसको आपके पास ये है, आप अभी तक ओनर नहीं हो जब तक आपने पैसे नहीं दिए हैं। तो आपने पैसे दे दिए और आपने ओनरशिप ले ली है, वो ओनरशिप को लेने का डॉक्यूमेंट है। रेलवे रिसीट भी ओनरशिप नहीं बता रहा है, वो ओनरशिप के टुवर्ड जाने वाला डॉक्यूमेंट है। अदरवाइज क्या हो जाते, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो जाते। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है ये, ठीक है, उनमें डिफरेंस है, डॉक्यूमेंट टाइटल में और इसमें डिफरेंस है, इसलिए इसको सेपरेटली बताया गया है। सेकंड पॉइंट देखो क्या दिया गया है, सेकंड पॉइंट दिया गया है कि द व्हेन द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड सेंड्स इट टू हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या कर दिया उसने, सामने से भेज दिया है, बिल ऑफ लैंडिंग भेज दिया है,
साथ में रेलवे रिसीट भी है, वो भी भेज दी है, और साथ में उसने क्या भेज दिया है अटैच करके, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सेलर अगर भेज रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ इस केस के अंदर, कि सेलर उसके अंदर लिख के भेज रहा है कि यू ओ मी दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर द डिलीवरी ऑफ दिस गुड एंड यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट टिल दिस टाइम, या फिर जो भी आपने अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आपका वैलिड है, ये एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने अटैच करके भेज दिया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जब आगे पहुंच गया सामने वाले के पास, उसको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। अब उसने एक्नॉलेजमेंट जब दे दिया है तो मतलब कि अब ये डिस्पोज ऑफ कभी होगी ट्रांजैक्शन, जब सामने वाला पैसे पे कर देगा। ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब सामने वाला पैसे दे देगा। डिलीवरी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब सामने वाला पैसे दे देगा। उसके पहले तक बस पोजेशन रहेगी, ठीक है। वो ओनर नहीं है, ये कभी भी जाके वापस ले आ सकता है अगर इसको पेमेंट नहीं मिल रही है तो, ठीक है। या फिर जिस भी इंसान के पास में वो डॉक्यूमेंट है, अब क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो क्या ट्रांसफर हो सकता है वो, नहीं 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 नहीं, हायर एंड परचेज के अंदर आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, इंस्टॉलमेंट्स की बात होती है इसमें। आप इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हो, बट आपका पर्पस क्या है? इंस्टॉलमेंट आपने सामने वाले की ईज के लिए दी है, सामने वाले को ऑप्शन नहीं दिया है। हायर एंड परचेज में आप सामने वाले को ऑप्शन दे देते हो, ठीक है। हायर एंड परचेज डिफरेंट है, हाँ। तो गाइस देखो, सेक्शन 25 जो आता है वो आपका किस चीज से रिगार्डिंग डील कर रहा है? कंडीशनल एप्रोप्रिएशन से डील कर रहा है, ठीक है। जो कि डिस्टिंग्विश है किससे? अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन कहां देखा था हमने? अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन देखा था हमने 2 पॉइंट के अंदर, जहां पे डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियज वाली बात हो रही थी। वहां पे आपका अनकंडीशनल क्या है? एप्रोप्रिएशन हो जाता है जब आप कैरियज में डाल देते हो। यहाँ पे कब आ रहा है? कंडीशनल एप्रोप्रिएशन है, कैसे? क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी थी कि आप पैसे दोगे तभी इसका एप्रोप्रिएशन का प्रोसेस जो है वो पूरा होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ये डिफरेंस बता दोगे? ये जो सेंटेंस है उसका मीनिंग समझ आया कि एप्रोप्रिएशन किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो यहाँ पे पीछे 2 पॉइंट के अंदर आपने कैरियर्स की बात की, यहाँ पे अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन हो गया था। अनकंडीशनल का मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल है वो, ठीक है। आपने विड्रॉ कर सकते हो, आपके पास राइट है, जब तक डिलीवरी पूरी नहीं होती तो ये कंडीशन लग गई। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे है पैसों वाली कंडीशन, पैसे पे हो जाने चाहिए। क्लियर है ये चीज? टाइम बता दो एक बार। 11:40 हो गए हैं। चलो ठीक है, इको का तो थोड़ा सा ये हो जाएगा आज, हाँ। उसके बाद देखो आपका टॉपिक आ रहा है सेक्शन 26। क्या बात कर रहा है वो? रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद प्रॉपर्टी। प्राइमा फेसाई रिस्क जो है वो पास हो जाता है। मतलब मैंने यही बोला था कि जब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, ये आवाज थी किस चीज की? घड़ी में ऐसी आवाज क्यों आ रही है? कोई कोई ब्लास्ट ब्लास्ट तो नहीं होने वाला ना? हाँ। तो गाइज सेक्शन 26 बेसिकली ये बोलता है, सेक्शन 26 बेसिकली ये बोलता है, गाइज सुनो सुनो, धवल खड़ा हो जाओ वहां से, यहाँ इतनी पास नहीं, वहां पीछे उठा के डिस्टर्ब मत कर क्लास में। उठ जा, चेयर उठा ले, सामान उठा ले, हाँ पीछे, गुरुवार को परेशान करेगा नहीं तो। हाँ हाँ, साइड में हो जा, साइड में एकदम कोने में, कोने में एक हाथ का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, हाँ बस ठीक है। हाँ तो गाइज प्राइमा फेसाई आपकी प्रॉपर्टी जब पास हो जाती है तब आपका रिस्क भी पास हो जाता है। प्राइमा फेसाई का मतलब आपको सीधा देखने से जो चीज समझ आ रही है कि अच्छा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो उस केस के अंदर आपका क्या ट्रांसफर हो गया है? आपका रिस्क भी ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट था जो हमने स्टार्टिंग में आपने देखा था ना डायग्राम, उसका थर्ड पार्ट क्या था? रिस्क ट्रांसफर करना। रिस्क ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग आपका सेक्शन 26 है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब क्या है? आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग। अब वो जो कंडीशन है अगर वो कोई अप्लाई हो रखी है, अगर कंडीशन कोई अप्लाई हो रखी है तो मतलब प्राइमा फेसाई डिलीवरी नहीं है। प्राइमा फेसाई डिलीवरी कब होगी? रिस्क की, मतलब ओनरशिप के साथ में रिस्क की डिलीवरी भी हो रही है ना, तो रिस्क कब डिलीवर हो जाएगा? एक तरीके से जब आपकी कोई कंडीशन नहीं है या जो कंडीशन दी हुई है वो फुलफिल आपने कर दी है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयरिन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरिन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर द गुड्स आर टू बायर्स रिस्क whether delivery has been made or not।
अब देखो डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट लिख दिया, तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है कि डिलीवरी नहीं हुई है, उसके बाद भी आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है। कहने का मतलब आपने क्या किया हो सकता है, आपने या तो सिंबॉलिक डिलीवरी कर रखी हो, ठीक है, या फिर आपने बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर दी हो, ठीक है। इस केस, इन तीनों केस के अंदर, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और इसके अंदर सिंबॉलिक के अंदर, तीनों केस के अंदर क्या होगा, आपकी जो ओनरशिप है वो तो ट्रांसफर हो गई है, एक्चुअल को डिलीवर हुए कि नहीं हुए उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो जो रिस्क है वो आपका ओनरशिप के साथ आएगा, डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है, पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो आपका जो रिस्क है उसके साथ अटैच होकर आएगा। ओनरशिप के साथ में आपका गुड्स के रिगार्डिंग रिस्क आता है। ओनरशिप हो गई है आपकी ट्रांसफर, तो बायर की दिक्कत है आपसे वो गुड्स, अगर नहीं हुई थी ट्रांसफर या प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर की दिक्कत है। क्लियर है ये चीज? सिंपल सा प्लेन सा सेक्शन है, ठीक है। ऑर्डिनरीली अगर देखो आपने कोई स्पेशल एग्रीमेंट कर रखा है, स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा है कि जो रिस्क है वो अगर ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी के बिना तो आप कर सकते हो, कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आपके बीच में अगर कोई अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें आप ये बोल रहे हो कि ओनरशिप ट्रांसफर करने से पहले भी रिस्क मेरा है, ठीक है, तो ये चीज भी आप ले सकते हो। या फिर सामने वाला बोल सकता है, सेलर बोल सकता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद भी रिस्क मेरा है, ये चीज भी आप बोल सकते हो। ये आपके स्पेशल एग्रीमेंट के बीच में, स्पेशल अरेंजमेंट के बीच में, इसलिए गवर्न किससे होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट से होगा। अदरवाइज नॉर्मली प्राइम एफएसआई क्या मान लिया जाएगा कि आपकी डिलीवरी जो हुई है उसके साथ में ही आपकी ओनरशिप भी चली गई है, और अगर डिलीवरी नहीं हुई है फिर भी ओनरशिप चली गई है, दोनों केस के अंदर आपका रिस्क ट्रांसफर किसके पास हो गया है, जो ओनर है उसके पास में रिस्क ट्रांसफर हो गया है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ, अब देखो आगे वाला जो पार्ट है वो अपने थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, वो सेम ही बात भी बोली हुई है, अपने टू क्वालिफिकेशंस पे आ रहे हैं। टू क्वालिफिकेशंस क्या दी हुई है कि अगर मान लो डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर, ठीक है, अगर आपकी जो डिलीवरी है वो किसके बेसिस पे डिले होगी, फॉल्ट ऑफ द सेलर के बेसिस पे डिले होगी, एंड जो उसके बेसिस पे रिस्क, अब देखो डिलीवरी के अंदर क्या होगा, आपने डिलीवरी ट्रांसफर कर दी, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, डिलीवरी नहीं की, उस केस की बात कर रहे हैं। अब ओनरशिप किसके पास थी, ओनरशिप तो बायर के पास आ गई है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। डिलीवर करते करते डिले हो गया, डिलीवर करते करते डिले हुआ, अब दोनों में से जिस भी पार्टी की वजह से वो डिले हुआ है और उस डिले की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो पार्टी, वो पर्टिकुलर पार्टी नुकसान पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी डिले करने के अंदर सेलर ने बोला कि मेरे पास यार टाइम नहीं है, मैं 2-3 दिन बाद करता हूँ, और 2-3 दिन में वो गुड्स खराब हो गए जस्ट बिकॉज वो पेरिशेबल गुड्स थे, ठीक है, या फिर उनका नेचर ऐसा था कि वो खराब हो जाएंगे। तो इन सब केस के अंदर अगर वो डिलीवरी डिले की वजह से अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए या नुकसान हो गया उनको, तो उसमें गलती किसकी, सेलर की। बायर ने बोला कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, 2-3 दिन बाद मैं आऊंगा तब मेरे को डिलीवर कर देना, ठीक है, उस टाइम पे अगर वो डिलीवरी लेट करने की वजह से अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी खराब हो गई है, आपके गुड्स हैं वो खराब हो गए हैं, तो गलती किसकी उस केस के अंदर, बायर की। जो भी पार्टी गलती कर रही है, जो भी पार्टी डिलीवरी के अंदर डिले करवा रही है, गलती उसकी मानी जा सकती है। क्लियर है? अगर उसी डिले की वजह से नुकसान हुआ है, उसी डिले की वजह से नुकसान हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? सेकंड पार्ट, the duties and liabilities of the seller or the buyer as bailey of goods for the other party remains unaffected even when the risk has been passed generally। आपका, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, आपने बायर को ओनरशिप दे दी, बट सेलर के पास अभी भी गुड है, तो सेलर क्या हो गया, बेली हो गया, बेली हो गया ना। तो आपके जो सेलर वाले राइट्स थे, ठीक है, वो सेलर के पास क्या राइट था, ओनरशिप का राइट था, पहले वो ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप का राइट चला गया, बट इसके पास अभी भी बेली वाले राइट है। बेली वाले राइट का मतलब क्या होता है कि सेल्स ऑफ गुड्स के अलावा जो आपके राइट एग्जिस्ट कर रहे हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका जो बेलमेंट के अंदर आपका राइट है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर का राइट जो है वो चला जाएगा, बट आपका जो बेलमेंट के अंदर राइट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है, वहां पे जितनी लाइबिलिटीज थी, जितने राइट्स थे, वो सारे यहाँ पे लग सकते हैं अगर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है उसके बाद भी, अगर आपने डिलीवरी नहीं की है या फिर आप क्या हो, बेली हो, ठीक है, या बेली बेलर का रिलेशन आपका बिल्ड हो गया है आपके ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद, रिस्क ट्रांसफर होने के बाद भी, तो भी वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? आपको बेलमेंट याद है, बेलमेंट याद है तो ये चीज आपको समझ आएगी कि क्या डिफरेंस है सेल के अंदर और बेलमेंट के अंदर, ठीक है, ये हमने डिफरेंसेस पढ़े भी थे। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है इसके अंदर? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया ये पार्ट? आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाता है अपना ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, देखो यार ये ना थोड़ा सा ना टेढ़ा टॉपिक है। टेढ़ा टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो आप ओनर नहीं हो किसी गुड के और आप उस गुड्स को ट्रांसफर कर देते हो, आपने वो गुड ट्रांसफर कर दिया, आप ओनर नहीं थे, तो उसमें क्या क्या आप सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते हो? जनरली कर सकते हो क्या? जनरल रूल यही है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते।
ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास राइट नहीं था ट्रांसफर का। पर मान लो यार कि बायर जो है उसको भी क्या पता था इसके पास राइट नहीं है, उसको पता ही नहीं था कि इसके पास राइट नहीं है, उसने तो गुड फेथ में खरीदे हैं, तो बायर की भी क्या गलती? जो एक्चुअल ओनर था उसकी भी गलती नहीं है, जो बायर है उसकी भी गलती नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाए? एक इंसान की वजह से दो लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर मान लो वो गुड्स वापस लेके किसको दे देगा? ओरिजिनल ओनर को दे देगा, तो जो बायर था उसको नुकसान हो गया, और जो बायर के पास अगर गुड्स रह जाएंगे जो ओरिजिनल ओनर था उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी दोनों केस के अंदर किसकी आएगी? दिक्कत किसके साथ होगी? जिसने अपनी ओनरशिप के बिना गुड्स को ट्रांसफर कर दिया है। दोनों केस के अंदर लायबिलिटी क्या होगी? उसी इंसान की होगी। कोई किसी दोनों में से किसी पार्टी को नुकसान हो रहा है, भरेगा कौन? ये इंसान भरेगा। हाँ, बट जनरल रूल ये बोलता है कि जो ओनर नहीं है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, और अगर अपनी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता तो मतलब बायर के पास वो प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने ट्रांसफर किया वो ओरिजिनल ओनर ही नहीं था। इसको आप ऐसे समझो एग्जाम्पल से, ए पर्सन ने क्या था, एक पर्सन की कार थी, ठीक है, बी पर्सन जो था उसको उसने वो कार दे रखी थी फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब बी पर्सन ने क्या करा, सी पर्सन को वो कार भेज दी ये बोल के कि ये कार तो मेरी है। ठीक है, अब इस केस के अंदर ए पर्सन की कोई गलती है क्या? ए पर्सन की गलती, ये तो इनोसेंट है। सी पर्सन की कोई गलती है क्या? ये भी इनोसेंट है। गलती किसकी है? इसकी। तो लाइबिलिटी प्राइमरी इसकी होगी। पर क्या ये ट्रांसफर वैलिड है कि नहीं है? जनरल रूल ये है कि इस इंसान को ये वापस करना पड़ेगा, जो कार है उसको वापस देनी पड़ेगी ए को। जनरल रूल ये कहता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शन पढ़ने से पहले आप पहले एक लैटिन मैगजीन पढ़ो। वो क्या दिया हुआ है? नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या है? नो पर्सन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। नॉट गॉट का मतलब आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं थी। ठीक है, तो आप उसको किसी और को नहीं दे सकते अगर आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं है। बट ये जो है, इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस बन गए हैं जस्ट बिकॉज की बायर्स के राइट को सिक्योर करने के लिए। जो बायर का राइट है वो सिक्योर होगा, मतलब सी का राइट सिक्योर करने के लिए क्या कर दिए गए हैं? कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं कि उन केसेस के अंदर अगर ये इंसान ओनर नहीं था फिर भी क्या कर रहा है, इसने गुड्स को बेच दिया है, तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड है। हाँ, वो अलग बात है कि ए बी से पैसा रिकवर कर सकता है, पर वो गुड्स जो है वो सी को वापस ए को नहीं देने पड़ेंगे। उस केस के अंदर वो वैलिड सेल मानी जाएगी। वैलिड सेल इस पर्सपेक्टिव से कि वो गुड्स सी को मिल जाने चाहिए थे, जो एक्सेप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हम ये एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, एक्सेप्शंस जो आप अपने अभी पढ़ोगे उसके अंदर सबसे पहला एक्सेप्शन है मर्सेंटाइल एजेंट। मर्सेंटाइल एजेंट का मतलब क्या होता है? आपने देखा था क्या होता है मर्सेंटाइल एजेंट? जो जो ट्रेड कर सकता है। देखो, ट्रेड तो बहुत लोग कर सकते हैं। जो ट्रेड कर सकता है, जो प्लेज कर सकता है, वो किसी के बिहाफ पे गुड होल्ड कर सकता है, वो किसी का एजेंट बन सकता है गुड सेल करने के अंदर। इन सब केसेस के अंदर क्या एजम्पशन होती है कि इस बंदे का बिजनेस ही यही है, इसके पास ओनरशिप होगी, सामने वाला ये एज्यूम कर सकता है। ठीक है, ये जो सारे एक्सेप्शन है उनके अंदर एक चीज याद रखना कि गुड फेथ में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। गुड फेथ का मतलब क्या है? जो बायर है उसको पता नहीं है कि ओरिजिनल ओनर कौन है, उसको यही लग रहा है जो मेरे को सेल कर रहा है वही ओरिजिनल ओनर है। ठीक है, वही ओरिजिनल ओनर है ये उसको लग रहा है, या उसको ये बताया गया है ओनर के द्वारा खुद से ही। ठीक है, तो आपके जो एक्सेप्शन है उसके अंदर सारी की सारी बातें किसके ऊपर आ रही है कि उसको पता होना चाहिए कि ओनर कौन है। ये जरूरी नहीं है, उसको नहीं पता है और उसने गुड फेथ में काम किया है तभी वो ट्रांजेक्शन वैलिड है। ठीक है, गुड फेथ का मतलब यही होता है कि मैंने मान लो पीपो को बोला कि भाई ये तेरा फोन जो है वो बेच दे मेरे को। ठीक है, तो पीपो बोलता है कि हाँ भैया ले लो। अब वो पीपो का फोन था ही नहीं, उसके पापा का फोन था। बिल जो ओनर कौन है, एक्चुअल ओनर कौन है? जिसने बिल कटाया, जिसके नाम पे बिल कटाया, वो ओरिजिनल ओनर है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ओनर कौन था? पीपो के पापा। अब मैं उससे ले सकता था क्या गुड? मैं उससे ले सकता था क्या गुड? नहीं ले सकता था ना, नहीं ले सकता था। पर मान लो यहीं पे ये मर्सेंटाइल एजेंट है, इसके पास जितने भी गुड्स आते हैं वो इसने या तो प्लेज करने के लिए या बेचने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, और ये मान लिया जाता है इसके पास उस चीज का राइट है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसके पास अगर राइट नहीं था और जो ओनर था उसने बेसिकली इसको प्लेज किए थे और इसने प्लेज गुड्स मेरे को बेच दिए, इसने प्लेस गुड्स को क्या कर दिया? मेरे को बेच दिया। तो उस केस के अंदर क्या होगा? ये मान लिया जाएगा जो बायर है उसकी गलती नहीं है और जो ट्रांजेक्शन है ये वैलिड है। हाँ, अब जो मर्सेंटाइल एजेंट है वो जो एक्चुअल ओनर था गुड्स का, उसको वो भरपाई जरूर करके देगा। वो भरपाई करने का राइट, वो भरपाई करवाने का राइट ओरिजिनल ओनर के पास हमेशा रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? एक्सेप्शन समझ आया ये? हाँ, अब देखो गाइज, इनकी मैंने मेमोरी टेक्निक नहीं बनाई है। रीजन बीइंग क्योंकि ये सेक्शन के पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली सेक्शन के हैं, तो सेक्शन के अंदर जो चीजें दी गई हैं उसके रिगार्डिंग मैं अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकता। वो आपको वैसे ही पढ़ना चाहिए और उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। और मेमोरी टेक्निक इसकी डायरेक्ट बन नहीं रही थी, सीधी सीधी मेमोरी टेक्निक बन नहीं रही थी इस केस के अंदर। हाँ, तो आपके तीन कंडीशन दे दी हैं। क्या दे दी है? तीन कंडीशन कि जो पोजेशन है वो गुड्स और डॉक्यूमेंट की, वो विद द कंसेंट ऑफ द ओनर आपके पास आई थी जो पर्सन सेल कर रहा है, सेलर जो है,
गाइस सी से सॉरी ए से बी ने चोरी कर ली गुड्स की, वो उसने आगे सेल कर दिया, चाहे वो मर्सेंटाइल एजेंट है, वो चीज वैलिड नहीं है। ए ने बी को अपनी मर्जी से पोजेशन ट्रांसफर की थी गुड्स की, चाहे कोई भी अरेंजमेंट हो, अपनी मर्जी से पोजेशन ट्रांसफर की होनी चाहिए, बी के पास पोजेशन अपनी मर्जी से आनी चाहिए गुड्स की, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए मर्सेंटाइल एजेंट, कि मर्सेंटाइल एजेंट की जो ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्डिनरी जो कोर्स है उसका बिजनेस का, मतलब कि वो दुकान पे बैठा है, वो गली के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, दुकान के अंदर वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि हाँ ठीक है ये गुड्स आप खरीद सकते हो, ये खरीद लो, जो भी आपकी उसके जो ट्रेड की प्रैक्टिसेस रहती हैं, जनरल प्रैक्टिस रहती है, उसके कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर ही आपने ये चीज की है। क्लियर है ये चीज। लास्ट कंडीशन क्या दी है, बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब उस टाइम पे उसको ये पता नहीं था कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है, उसको ये लग रहा था कि मर्सेंटाइल एजेंट के पास में राइट है इसको सेल करने का। ठीक है, क्लियर है, ये तीन कंडीशन है। हाँ, अब उसके बाद देखो मर्सेंटाइल एजेंट के बारे में एक और चीज लिखी हुई है, मींस द एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। तो इसमें प्लेज भी आ गया, सेल भी आ गया, ठीक है, बेलमेंट भी आ गया, कंसाइनमेंट भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी दे रखी है, क्लियर है, मीनिंग दे रखा है, उसकी डेफिनेशन कहां दी हुई है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के अंदर, ठीक है। हाँ, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स के अंदर क्या हो रहा है कि मान लो एक प्रॉपर्टी के दो ओनर है, और जो ओनर जिसके पास पोजेशन है, दोनों में से ए और बी दो ओनर है, बी के पास क्या है, पोजेशन है उस चीज की, ठीक है, बी के पास पोजेशन है, तो मतलब कि वो पोजेशन किसने दी है, ए ने अपने कंसेंट से ट्रांसफर की है, और अगर बी उसको आगे किसी को बेच देता है ये दिखा के कि मैं ही हूं इसका ओनर, खरीद ले, ठीक है, सामने वाले को, तो वो वैलिड सेल मानी जाएगी, एज्यूमिंग की जो सी है, इस केस के अंदर जो सी है उसको पता नहीं था कि जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट ओनर के पास में, या फिर इसके पास सेल करने का राइट नहीं। क्लियर है ये चीज, ये एक्सेप्शन कब काम करेगा, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं आपके, कोवर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो गया, उसके अलावा क्या था, फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन था, और एक पार्ट मिस्टेक का भी, ठीक है, मिस्टेक का सारे नहीं, किसी एक पार्ट के अंदर मिस्टेक भी, ठीक है। तो अनकंडीशनल अनकंडीशनल बोल रहा हूं मैं, आपका जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे आपको चीज मिली है, और वॉइडेबल के अंदर क्या होता है, आप या तो वैलिड कर दोगे या वॉइड कर दोगे, जब तक सामने वाले ने जिसके अगेंस्ट वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कि जो ए है, ए ने जब तक अपना राइट जो है वो डिक्लाइन नहीं किया है, उसने ये नहीं बोला है कि ये वैलिड है, या फिर उसने ये नहीं बोला है कि ये इनवैलिड है, जब तक वो उसने कुछ बताया ही नहीं है इसके रिगार्डिंग, देखो वैलिड कर देगा तो मतलब ट्रांसफर सही से हुआ है बी के पास में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसने इनवैलिड है ये नहीं बोला है, ये कम्युनिकेशन नहीं किया है, या फिर उसने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है, सिर्फ उस टाइम पे अगर ट्रांसफर कर देता है कौन, बी ट्रांसफर कर देता है सी को वो पर्टिकुलर गुड्स, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा और बायर के पास वैलिडली क्या चली जाएगी, प्रॉपर्टी चली जाएगी, क्योंकि बायर की गलती नहीं है इस केस के अंदर भी, ठीक है। ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, समझ आया एक्सेप्शन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला एक्सेप्शन समझ आया, कि जब तक आपने एग्रीमेंट को रिसाइन नहीं किया, रिसाइन का मतलब आपने उसको इनवैलिड नहीं कर दिया है, उसको लैप्स नहीं करवा दिया है, ठीक है, तब तक किसके पास क्या, इसके पास क्या राइट रहेगा, बी के पास क्या राइट रहेगा, ये सी को बेच सकता है, बट हाँ रिकवरी बी से कौन कर लेगा, ए कर लेगा, ठीक है, सी के पास वैलिडली ट्रांसफर हो जाएगा गुड्स का, वो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, समझ आया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय वन पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यूज इन पोजेशन, मान लो मैंने क्या किया, गुड्स बेच दिया किसको, मान लो मैंने क्रिश को गुड्स बेच दिए, ठीक है, अब क्रिश को मैंने गुड्स बेच दिया, क्रिश को बोला कि भाई 2 दिन बाद आके ले जाना, क्रिश बोला ठीक है भैया कोई नहीं, मैंने मीनवाइल क्या किया, मैंने जो गुड्स थे वो धवल को बेच दिए, सेम ही गुड्स क्रिश को देने से पहले, तो मैं ये बेच सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं उसका एक्चुअल ओनर था, ठीक है, एक्चुअल ओनर ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गुड्स की पोजीशन की, क्या ट्रांसफर नहीं की, उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, हाँ कर दी, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ओनरशिप उस टाइम पे ट्रांसफर हो गया, बट उस ओनरशिप को ओवरराइड करते हुए उसने धवल को भेजा, मतलब मैंने धवल को बेच दिया, तो उस केस में बुरा किसके साथ हुआ, क्रिश के साथ में, ठीक है, इस केस में बुरा किसके साथ हुआ, क्रिश के साथ में, क्रिश में से पैसे रिकवर कर सकता है, बट धवल को जो गुड्स गए हैं वो वैलिडली गए, ठीक है, एज्यूमिंग की धवल को ये पता नहीं था कि हमारे बीच में सेल हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये चीज उसको पता नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये गुड्स भी वैलिडली ट्रांसफर हो जाएंगे, ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द
प्रॉपर्टी इन द गुड हैज वेस्टेड। क्या मतलब हुआ उसका कि सेल जो की है किसके किसके इसको सेल किया है, बायर को सेल किया है, उसने क्या कर लिया है, ऑब्टेन कर लिया है पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड हैज वेस्टेड इन हिम। मतलब कि एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर करने से पहले ही उसके पास उस चीज की पोजेशन आ गई थी। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आ रहा तो एक बार रीड करके देख लेते हैं। वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन पोजेशन, उसके पास पोजेशन आ गई है ऑलरेडी। ठीक है, उसके पास अभी ओनरशिप नहीं आई थी। यहाँ बायर जो जो बेसिकली बायर है उसके पास ऑलरेडी पोजेशन आ गई है, पर सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं है, उस केस की बात हो रही है। ठीक है, बिफोर द प्रॉपर्टी इन देम हैज बीन पास टू हिम, he may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to a third party, and if such person obtains delivery of the good in good faith and without notice of the lien or other right of the original seller in respect of the good, he would got a good title to them। कहने का मतलब क्या है, ए ने बी को प्रॉपर्टी दे दी, सेल नहीं किया। प्रॉपर्टी देने का मतलब आपने गुड्स ट्रांसफर कर दी, पोजेशन दे दी, ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां से क्या आ गई, पोजेशन। किसके पर्सपेक्टिव से दी है आपने, सेल करने के पर्सपेक्टिव से दी है। जैसे मान लो अब रिटर्न वाला केस हो गया ना, इसके अंदर आपने पोजेशन ट्रांसफर कर दी, पर सामने वाला जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा या फिर सामने वाला रिटर्न नहीं करेगा तब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट या फिर इनवैलिड नहीं होगी। ठीक है, कंप्लीट कब हो जाएगी, जब कंसेंट दे देगा, इनवैलिड कब हो जाएगी, जब रिटर्न कर देगा गुड्स को, है ना। तो इस केस के अंदर अभी तक सेल कंप्लीट नहीं हुई है। अब बी ने क्या किया, बी ने आगे सी को वही गुड्स बेच दिए। सी को आगे गुड्स बेच दिया मतलब उसने क्या किया, जो उसके पास पोजीशन आई थी जो सेल के पर्सपेक्टिव से आनी चाहिए थी पर सेल कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले ही इसने आगे किसी को फर्दर सेल कर दिया। तो ये भी एक वैलिड ट्रांजैक्शन है। तो सी के पास गए हैं, हाँ बी को क्या करना पड़ेगा, ए को उसके रिगार्डिंग पैसे देने पड़ेंगे जो गुड्स उसने लिए हैं, जो उसकी पोजीशन जो ट्रांसफर कर दी थी सी ने सेल के पर्सपेक्टिव से ही की। तो मतलब सेल कंप्लीट होने से पहले ही आगे उसको फर्दर सेल कर दिया। ये है केस। पोजीशन आपके पास हुई, सेल कंप्लीट नहीं हुई और उसके बाद उससे पहले ही आपने सेल कंप्लीट होने से पहले ही आपने ट्रांसफर कर दिया। कोई डाउट पूछ रहा है? हाँ बता। हाँ तेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, सेल के पर्सपेक्टिव से तेरे पास आई होनी चाहिए। हाँ, सेल के पर्सपेक्टिव मतलब किसी और की गाड़ी थी, उसने तेरे को दी चलाने के लिए कि देख ले चला के, पसंद आए तो रख लेना और पैसे दे देना, ये ट्रांजेक्शन। फिर समझा नहीं अभी भी, ये इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा है ना तू। टाइटल नहीं है, मैं समझ गया, टाइटल नहीं है तेरे पास पोजेशन थी सिर्फ, पर क्या वो पोजेशन इस वजह से दी थी कोई सेल करनी है कंप्लीट। यहाँ पे देखो ये क्या है, ओरिजिनल सेलर। नहीं 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 नहीं, देख जैसे मान ले ए पर्सन है जो तेरा दोस्त जिसने तेरे को गाड़ी दी, बी पर्सन है तू जिसके पास गाड़ी आ गई, और सी पर्सन कौन है, मैं जिसने तेरे से गाड़ी खरीद ली। ठीक है, यही बोल रहा है तू। अब ए पर्सन ने बी पर्सन को, वापस से पढ़ो प्रोविजन, प्रोविजन क्या बोल रहा है, व्हेन अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। बायर और सेलर का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में सेल की ट्रांजेक्शन होनी थी। मतलब ये सेलर बनना चाह रहा था और ये बायर बनना चाह रहा था, और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से पहले इसने क्या किया, गुड्स को ट्रांसफर कर दिया। मतलब कार की पोजीशन दे दी, चला के देख ले। अब तूने चलाई 2 दिन, तेरे को बढ़िया लगी तो खरीद लेगा, नहीं लगी तो नहीं खरीदेगा, वापस कर देगा। यही होता है नॉर्मल ट्रांजेक्शन। पर जब तेरे को मिली गाड़ी चलाने के लिए, तूने पहले ही दिन क्या किया, गाड़ी तो चलाई नहीं, तूने क्या कर दिया, आगे मेरे को बेच दिया। अब तूने आगे जब मेरे को बेच दिया वो गुड्स, उस केस के अंदर तूने बेसिकली क्या बोल दिया है कि तूने सेल कंप्लीट कर ली है इसके साथ में, इस वजह से ट्रांसफर हो गया। इस केस में तेरे पास ओनरशिप नहीं थी, पर तूने जस्ट बिकॉज रीसेल कर दिया उस चीज को, तेरे पास एज्यूम कर लिया जाएगा कि ओनरशिप आ गई थी, क्योंकि तू चाह रहा है कि ये जो अरेंजमेंट है ये पूरा हो जाए। तो इस वजह से ये एक्सेप्शन है ओनरशिप के बिना सेल का। कौन हट जाएगा? देखो लॉ ने बोल दिया है ये वैलिड सेल ऑफ गुड है, तो वो नटे ना नटे, अब तेरे को उसके रिगार्डिंग पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना वो तेरे से रिकवर कर सकता है। उसने गुड्स तेरे को इसलिए दिए थे ना क्योंकि वो तेरे को बेचना चाह रहा था, बेचना चाह रहा था, और तूने 2 दिन के बाद अगर उसको पैसे पकड़ा दिए होते तो बेसिकली उस केस में क्या होता, सेल कंप्लीट हो जाती है ना। तो उसको बेचनी तो थी, अगर वो इसके बाद नट गया तो मतलब वो अपने ओरिजिनल एग्रीमेंट को ही वायलेट करना चाह रहा है, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए। तो गलती उसके अंदर किसकी होगी, भले ही अगर नटने की बात कर रहा है ए, वो चीज हो सकता है कि ये नट जाए, पर इसने एग्रीमेंट का तो वायलेशन कर दिया, पर इसके बाद फिर भी राइट रहेगा तेरे से पैसे रिकवर करने का, क्योंकि गुड्स तूने आगे फर्दर सेल कर दिए, तूने गुड्स अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर लिया और आगे फर्दर एक और बार ट्रांसफर कर दिया। आया समझ में? क्लियर है?
बाकी सबको आया समझ में? क्या एग्जांपल था, क्या क्या उसके अंदर सिनेरियो बना? इसमें बायर और सेलर है, ये दोनों का रिलेशन, पर वो सेल कंप्लीट नहीं हुई थी, बस उसके बीच में उसने ट्रांसफर कर दिया। आया समझ में? सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए ये अरेंजमेंट का, सामने वाले को यही लगना चाहिए कि गुड जो है वो बी की ही ओनरशिप के अंदर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है? एस्टॉपल फिर से आ गया, बहुत पीछे पड़ा हुआ ये वर्ड, क्या होता है? जुबान की कीमत। तो जुबान की कीमत किसकी होगी? ओनर की होगी। ठीक है, इस केस के अंदर अगर मैंने धवल को बोल दिया कि मैं ओनर हूं इस कार का, ठीक है, किसके सामने? मान लो मुकेश के सामने, और कार किसकी थी? मुकेश की थी। मुकेश ने बोला हाँ भाई हाँ ये तो ओनर है, बेच सकता है ये। ठीक है, या फिर मुकेश ने बोल दिया कि मैं ओनर नहीं हूं, जबकि मुकेश ओनर था। मुकेश ने बोल दिया कि वो खुद ओनर नहीं है, उसने बोला कि भैया ओनर है। ठीक है, तो अब उस केस के अंदर अगर मैं चीज भेज देता हूं तो वो वैलिड सेल मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि उसने, जो ओनर है, उसने कंसेंट दे दिया है कि वो ओनर नहीं है, वो कोई और ओनर है, और उसने अगर सेल कर दी तो कर दी, सही बात है। ठीक है, तो उस केस के अंदर ओनरशिप चाहे मुकेश की थी, पर वो मान लिया जाएगा वो मेरे थ्रू वो ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ओनरशिप के बिना सेल करने का एक्सेप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में ये पॉइंट? जुबान की कीमत वाला पॉइंट समझ आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ, सेल बाय एन अनपेड सेलर। सेल बाय एन अनपेड सेलर। ठीक है, अनपेड सेलर कौन होगा? जिसको पैसे नहीं मिले, अगर वो सेल कर दे। मान लो आपका ट्रांजैक्शन ये है कि बेसिकली आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है पर आपको पेमेंट नहीं मिले हैं। ठीक है, और गुड्स आपने रख रखे हैं। ओनरशिप ट्रांसफर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो शायद उसके अंदर। ठीक है, ना उसने पेमेंट करी सामने वाले ने, ना आपने गुड्स क्या करे, अभी तक रख रखे हैं, किसी और को दिए। उसके बाद अगर आप सेल कर देते हो, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है? सामने वाला जो बायर है उसके साथ वैलिड सेल हो जाए। इसको एक बार रीड करके देखो, इसका ऊपर वाले पोर्शन से डिफरेंस समझ आएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसको पढ़ो एक बार, तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा। पढ़ के देखो। When an unpaid seller who has exercised his right of lien of stoppage in transit resells the goods, the buyer acquires a good title to the goods as against the original buyer. ठीक है, डिफरेंस क्या है ऊपर वाले से इसके अंदर? कि क्रिश के साथ जो मेरा एग्रीमेंट था, सबको ध्यान है क्या एग्रीमेंट था? क्रिश को मैंने बेच दिया था, क्रिश ने मेरे को शायद पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, पर पर क्रिश ने अगर मेरे को पैसे ट्रांसफर नहीं किए होते, ठीक है, उस केस के अंदर अगर जब तक ट्रांजिट के अंदर मैंने नहीं डाला है वो गुड, जब तक वो कैरियज वाली सिचुएशन में नहीं डाला है, तब तक मेरे पास राइट क्या है? इसको रीसेल करने का। वहां पे मैं रीजन क्या दे रहा हूँ? वहां पे रीजन ये दे रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, पैसे आ जाते तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे नहीं आए इसलिए मैंने सेल कर दिया है। ठीक है, तो पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा इस केस के अंदर? ठीक है, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग अगर कोई डैमेजेस है तो मेरे को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन हो गया। इसमें बस क्या है? पैसे नहीं मिले थे वो वाली बात है। ऊपर वाले के अंदर पैसे मिले नहीं मिले वो पता नहीं है। ठीक है, वहां पे पैसे मिल भी गए हैं तो भी आपने सेल कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ा जाए, लास्ट पॉइंट। हाँ, देखो उसके अंदर देखो, फोर्थ पॉइंट था ना वो वाला, कहां गया? सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटेन्स इन पोजेशन। हाँ, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी पहले केस के अंदर भी, दूसरे केस के अंदर भी। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, सेलर के पास ओनरशिप नहीं है। दोनों केस के अंदर ही क्या हो रहा है कि आप ओनरशिप आगे फर्दर ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, एक के अंदर पैसों की बात की गई है, एक के अंदर पैसों के बिना की बात की गई है, तो मतलब वहां पे कोई कंडीशन हो सकती है, यहाँ सिर्फ प्योरली पैसों की बात की गई है। वहां पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जो भी चीज है, अगर आपने फाइनली जो है पोजेशन नहीं डिलीवर किया, उससे पहले अगर बेच दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो बायर है उसकी गलती नहीं है। देखो सेलर की तो गलती है ही, ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो के अंदर सेलर की गलती है ही, सिर्फ एस्टॉपल वाले के अंदर छोड़ के। ठीक है, एस्टॉपल वाले में क्या था? ओनर ने खुद ने बोल दिया था कि हाँ बेच दो भाई, यही ओनर है, यही मान के चलो यही ओनर है। ठीक है, उस केस को छोड़ के बाकी सब में सेलर की तो गलती है ही। ठीक है, तो सेलर तो गलत कर ही रहा है, ये मान के चलो आप। ठीक है, बस हाँ सिनेरियोस क्या बन रहे हैं कि पेमेंट हुई है, पेमेंट नहीं हुई है, या फिर उसने बताया नहीं है, मर्चेंटाइल एजेंट है। ठीक है, ये सारे सिनेरियोस हैं। लास्ट पॉइंट है कि अगर सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, कोई लॉ के अंदर ही आप ओनर नहीं हो और आपको लॉ ने राइट दे दिया कि आप सेल कर सकते हो। कौन होता है इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर? किसको प्रॉपर्टी मिलती है? ऑफिशियल असाइनी को मिलती है। ऑफिशियल असाइनी को मिलती है। ऑफिशियल असाइनी ओनर होता है क्या उसका? नहीं, बट डेट्स पे करने के लिए ऑफिशियल असाइनी क्या कर सकता है? उनको सेल ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ऑफिशियल असाइनी के पास राइट आ गया, उसके बाद लिक्विडेटर के पास राइट आ गया। लिक्विडेटर कौन होता है? जो कंपनी को लिक्विडेट करता है, जो कंपनी बेच देता है, और मतलब इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस के बाद में। इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस मतलब आप अपने डेट्स नहीं पे कर पाए, कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गई है, बैंकरप्सी डिक्लेयर हो गई है। अब उसके बाद क्या किया जाएगा? इसको लिक्विडेट किया जाएगा। लिक्विडेट का मतलब सारी चीजों को बेच दिया जाएगा,
सारी चीजों को बेचने का मतलब है या तो आप कंपनी की कंपनी बेच दोगे, या एक एक एसेट को भी बेच दोगे, या फिर पार्ट्स के अंदर सेल कर दोगे। ये काम कौन करता है? ये लिक्विडेटर काम करता है। तो जो लिक्विडेटर काम करेगा उसके लिए उसको लॉ ने पावर दी है। तो जब लॉ बोल रहा है कि आप ओनर नहीं हो फिर भी आप बेच सकते हो, तो वो काम कौन कर सकता है? लिक्विडेटर कर सकता है, और वो वैलिड सेल मानी जाएगी। इसके अंदर सेलर की भी गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स देखा था आपने? फाइंडर ऑफ गुड्स ने अगर अपने पास गुड्स रख लिए हैं, उसको ओनर नहीं मिला है, उसके बाद वो सेल कर सकता है, क्योंकि अगर टाइटल किसका मान लिया जाता है, फिर एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर ओरिजिनल ओनर मिल ही नहीं रहा तो उससे बाद बेस्ट टाइटल किसका है? जो फाइंडर है उसका। तो फाइंडर ऑफ गुड्स को अगर कोई उसका एक्चुअल ओनर नहीं मिल रहा है तो वो अगर किसी को सेल कर रहा है तो वो भी क्या है? एक वैलिड सेल है। ये किसके अंदर दिया हुआ है? ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिया हुआ है। प्रोविजन किसके अंदर दिया हुआ है? 169 के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है सेल बाय अ पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर। सेक्शन 176। पॉनी कौन होता है? जो पॉनी कौन होता है? जो क्या करता है? पोजेशन लेता है गुड्स की, और उसके बदले में क्या देता है? क्या देता है? पोजेशन के बदले में डेट देता है, पैसे देता है, ठीक है। डेट देता है, डेट के अगेंस्ट वो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो अगर सामने वाले ने डेट पे ऑफ नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो, भले ही आप ओनर नहीं हो तो भी। क्लियर है? ये एक्सेप्शन समझ आया? कोई डाउट इसके अंदर? एक बार मेरे को टाइम बता दो क्या हुआ है। कितना कितना? 12 10 50 मिनट है ना, ये कंप्लीट करो फिर ब्रेक लेते हैं। नहीं नहीं, फिर तुम ये कंप्लीट होने के बाद इको में भी ब्रेक मांगोगे। एक सेकंड रुको, मेरे को देख लेने दो। 31 to 34 है गाइस, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो ठीक है, ब्रेक ले लो, दिमाग नहीं चल रहा तो 5 मिनट का ब्रेक है। 5 मिनट से ज्यादा का ब्रेक नहीं होगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है।